बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और ये एक सवाल जो है ये एक सवाल नहीं है बल्कि कई सवालों का आगाज़ है। और इस सिलसिला जो सवालों का है इसके लिए दस्तयाब हैं हमें जनाब इदरीस आज़ाद साहब, हमारे दोस्त। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। और बड़ी मेहरबानी आपकी कि इस ख़ास मौजू पर जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर आपने कुछ रहनुमाई भी फरमाई और इस पर बात पे आमादगी भी ज़ाहिर की और एक जो इसका प्लान है उसको बनाने में भी मदद की। और आपकी मदद के साथ ये सारा सिलसिला जो है वो हमारे देखने वालों तक पहुंच रहा है। तो हमारा जो सिलसिला है वो है एक सवाल का, लेकिन एक एक सवाल करके हम एक सीरीज़ करेंगे और मौजू है हमारा मसनूई ज़हानत। मसनूई ज़हानत जो है उसने इस तरह से घेरा है सारे माहौल को और सारी चीज़ों को कि ऐसा लगता है कि आइंदा सारी चीज़ें जो हैं वो उसी की तरफ जा रही हैं या वो सब चीज़ों की तरफ आ रही है। तो अदब जो है उसके हवाले से भी बहुत बात इस पे हो रही है, तालीम के हवाले से बहुत बात हो रही है, तहकीक के हवाले से बहुत बात हो रही है। तो चूँकि यही शोबे जो हैं वो हमारे ज़्यादा कंसर्निंग हैं, हमारे ज़्यादा उससे मुतल्लिक़ हैं, जो हमारा शोबा है उससे, तो इन पर ख़ास तौर पर और मसनूई ज़हानत बुनियादी तौर पर क्या है, उसके अंदर मसाइल क्या हैं, उसके अंदर मवाक़े क्या हैं, मुस्तक़बिल में वो क्या शक्ल इख्तियार करेगी, उसकी क्या जिहात हो सकती हैं, इस पर अपनी सतह पर रहकर जितनी हम बात कर सकते हैं, जितनी सुन सकते हैं वो हम ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। और बारे दिगर मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका। शुरू हम सर यहाँ से करते हैं कि जब हम कहते हैं मसनूई ज़हानत तो फ़ितरी तौर पर उसके साथ एक बात आती है कि अगर ये मसनूई है तो यकीनन कोई शय फ़ितरी भी होगी। और फ़ितरी ज़हानत जो है हम सिर्फ़ ज़हानत के नाम से उससे जानते हैं। तो अमूमी तौर पर तो हम जानते हैं ज़हानत को नापना, उस पर बात करना बुनियादी तौर पर साइकोलॉजी का जो है वो शोबा है और उसका ये मौजू है। लेकिन जब हम उसके साथ मसनूई लगाते हैं तो ये सिर्फ साइकोलॉजी का या सिर्फ नफ्सियात का मामला नहीं रह जाता, बल्कि उसमें बहुत सारी मशीन भी आ जाती है, उसमें बहुत सारा ताक़ुल भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर तालिब इल्मों के समझने के लिए या अपने समझने के लिए सबसे पहले तो इसमें फ़र्क वाज़े करना ज़रूरी है कि मसनूई ज़हानत में और फ़ितरी ज़हानत में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है, क्या शय है जिसको हम मसनूई ज़हानत कहेंगे और वो किस तरह फ़ितरी ज़हानत के उसूलों को सामने रख कर उसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है। इस मौजू पर जो बुनियादी तकनीकी बातें हैं उनसे हम आगाज़ करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इज़्ज़त बख्शी, दूसरी मरतबा मेरे लिए बहुत बड़ा आपका ये सिलसिला बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, देखा जाता है। हमारे घर में भी कुछ लोग हैं जो इसको देखते हैं, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद कि ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। आपकी मोहब्बत, आप जैसे दोस्तों के ताबन से। जी सर, अल्लाह करे आपको मज़ीद इसमें कामयाबी और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सिस्टम हो जाए। सर फ़ितरी ज़हानत तो ज़ाहिर है इसका ये क्या होती है कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ़ितरी ज़हानत तो फ़ितरी है और हर शख्स को पता है कि ये ज़हानत होती है। सवाल मसनूई का पैदा हो गया है कि वो फ़ितरी जैसी है या फ़ितरी जैसी नहीं है। एक बात इस पर कर दीजिए कि मतलब ज़हानत और ताक़ुल जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है ना। जी वही मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, कि उसमें भी फ़र्क है। जी जी बिल्कुल। तो जो अबाकस का सिस्टम था ना, जिसको हम दुनिया का पहला कंप्यूटर कहते हैं, तब से मसनूई ज़हानत तो मौजूद है। कैलकुलेटर भी मसनूई ज़हानत की मिसाल है, लेकिन उसको हम मसनूई ज़हानत कहने के बावजूद भी असल में वो ज़हानत तो नहीं है, क्योंकि ज़हानत जैसा कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको वाज़े कर दिया कि ज़हानत एक साइकोलॉजी की फ़ील्ड की चीज़ है। तो इसलिए मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि जो लॉजिक को, मैथमेटिक्स को, कुल्लियात को, जो क़ज़ियात के ज़रिए, प्रोपोज़िशनल लॉजिक के ज़रिए जो हल करने का तरीका रहा था माजी में, अबाकस के ज़रिए यूज़ करते थे या कागज़ में सुराख करके फिर कागज़ों को आपस में मैच करके करते थे, जिसको साइक्लोस्टाइल भी कहते हैं। वही के ज़ीरोज़ और वन्स के ज़रिए तय किया जाए। ज़ीरोज़ और वन्स में ज़रा एक बात इंपॉर्टेंट टेक्निकल ये भी समझ लीजिए कि बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं ज़ीरोज़ और वन के ज़रिए चलने वाली मंतिक को। ठीक है। बूलियन ऑपरेटर इस तरह काम करते हैं, मसलन कराची सिंध में है या कराची पंजाब में है, ये सवाल है। अब या के लफ्ज़ ने बूलियन बना दिया इसे, यानी ज़ीरो और वन के इस मामले में डाल दिया। तो हम कहेंगे, पहले कहेंगे कराची सिंध में है, तो हमने वन लगाया वहाँ।
तो इधर ज़ीरो हो जाएगी। हाँ। तो अब ये जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, इनमें जिन चीज़ों से चलते हैं, जिनके बेसिक ऑपरेटर्स हैं, वो हैं 4 बेसिकली। और यानी या लगाते हैं हम, या भी लगाते हैं हम, या नहीं लगाते हैं हम, दोनों के साथ। तो ये बूलियन ऑपरेटर्स में हम किसी को यानी 2 चीज़ों के दरमियान एक तय करना होता है, या 0 या 1। अब ये तो जहानत नहीं है, ये तो अबाकस है। यानी बड़ी टेक्निकल बातें हैं, आपके कारीन को थोड़ी मुश्किल, नाज़रीन को थोड़ी मुश्किल। सादा बात है ना कि मसलन यानी और लगाते थे, ओ आर और या वाला जो है ना, बिल्कुल एंड लगाते हैं, एंड लगाते हैं, नॉर लगाते हैं, यस नॉर लगाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लॉजिक के बेसिक वो चीज़ एलिमेंट्स हैं जिनसे असल में 2 के दरमियान, यानी ये मल्टीपल के दरमियान नहीं, ये 2 के दरमियान चुनने का तरीका है। बिल्कुल ठीक है। तो और लगे भी तो 2 के दरमियान होता है, और लगे भी तो 2 के दरमियान, इसको कहते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। अब ये बूलियन ऑपरेटर्स को अगर हम अबाकस के ज़रिए, जो कि मशीन नहीं है, हाथ से बटन लगे हुए वहाँ पे चलाएं तब भी, कैलकुलेटर के ज़रिए चलाएं तब भी, और कंप्यूटर के ज़रिए चलाएं तब भी, ये ज़हानत नहीं है, ये कैलकुलेशन है। ठीक है। तो जो मसनूई ज़हानत है, इस पे अभी बात होगी कि क्या वो फितरी ज़हानत बन चुकी है या नहीं। लेकिन जो मसनूई ज़हानत कंप्यूटर की अब तक आई है, वो ज़हानत नहीं है, वो कैलकुलेशन है, उसको कहते हैं कंप्यूटेशन। अब जो आपका सवाल है, अगर आप कोई और सवाल ऐड नहीं कर रहे तो मैं उसका जवाब आगे लेकर जाता हूँ। तो अब हमने देखना है कि क्या न्यूरल नेटवर्क जब से आ गया, तो इसका आपने अपने सवाल में हिस्सा भी रखा है इसका, तो क्या ये हमारी कॉपी को देख के बनाया गया है, ब्रेन की कॉपी को? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क तो ब्रेन में है, जो न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। तो इसका जवाब बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ज़रा ये देखिए कि जो न्यूरल नेटवर्क है कंप्यूटर का, AI का, मसनूई ज़हानत का, वो 3 लेयर्स में है। मशीन लर्निंग, उसका मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग। अब जो डीप लर्निंग है, इसमें फिर 3 लेयर्स हैं। अब उन 3 लेयर्स में जो पहली 2 लेयर्स हैं वो कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन जो तीसरी लेयर है, इसको आप कह सकते हैं कि ये मिलती जुलती है फितरी ज़हानत के साथ। मैं थोड़ी देर में इसको अर्ज़ भी करता हूँ। यानी इसका डिज़ाइन उसके मुताबिक है। लेकिन एक चीज़ की अभी भी इसमें कमी है, शायद वो कभी आ जाए, और मुझे लगता है कि आ जाएगी, तो फिर ये हमारी ज़हानत के साथ मिल जाएगी, लेकिन अभी नहीं आई। अब वो चीज़ जो कमी है, उसके साथ मेरा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ भी न्यूरल नेटवर्क है सर में, हमारे यहाँ भी डाटा कलेक्ट होता है सेंसेस के ज़रिए, आँखों के ज़रिए और ज़बान के ज़रिए, डाटा ब्रेन में आ जाता है, न्यूरल नेटवर्क यहाँ प्रोसेस करता है। वही 3 लेयर्स उन्होंने हमें से कॉपी की हैं, यहाँ पे भी हैं। लेकिन हमारे ब्रेन में एक चौथी लेयर भी है, जो ब्रेन के अंदर नहीं है, लेकिन वो गर्दन से नीचे है, वो पैरों तक है, और उसमें ब्लड की वजह से, फिर ब्लड के अंदर जो केमिकल्स, हार्मोन्स जाते हैं, उनकी वजह से, जिनमें एड्रेनालिन है, जिनमें सेरोटोनिन है, जिसमें डोपामीन है, जिसमें कॉर्टिसोल है, ये जो ब्लड के अंदर जाते हैं तो हमारे जज्बात पैदा होते हैं। इनसे हम गुस्से में आ जाते हैं, हम खौफज़दा हो जाते हैं, हम ये चीज़ें, अब ये जो चीज़ें पैदा होती हैं, ये हमारे यहाँ के न्यूरल नेटवर्क में तब्दीली कर देते हैं। यानी अगर ये सिर्फ प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्यूटर वाला होता, तो ये नीचे वाली चीज़ें इसमें तब्दीली ना कर देती। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी कंप्यूटर की हो रही है, वो तीनों लेयर में कंप्लीट होकर डीप लर्निंग वाली लेयर से वापस आती है, तो बहुत जीनियस जवाब देती है। लेकिन यहाँ नीचे से जो सेंसेशंस, जज्बात, हम यहाँ वाली अपनी न्यूरल नेटवर्क में तब्दीलियाँ ला रहे हैं। यानी हम गुस्से में आ गए, हमारा फैसला तब्दील हो जाएगा, हम जज्बात में आ गए, हमारा फैसला तब्दील हो जाएगा। यानी वो ऊपर वाली सिर्फ मशीन के ताबे नहीं रहेगा, हाँ, बल्कि उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो वो उस मशीन के जो है ना, जो ह्यूमन अनासर, ज़िंदगी के अनासर, ह्यूमन अनासर बेसिकली एंटी मशीन अनासर है ना, वो मशीन को वहाँ पे चैलेंज कर देते हैं, मशीन के रिजल्ट्स को कहते हैं मैं नहीं मानता। यानी मशीन सीधा रिज़ल्ट दे रही है पॉजिटिव नेगेटिव में, वो नेगेटिव चला जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारी पॉजिटिविटी नहीं मानता, वो नीचे से। तो वो उस लॉजिक को मानने की बजाय वो अपनी जज्बात को मानता है। ये चीज़ अभी उसके पास नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो अब मैं सवाल को ज़रा वो कर देता हूँ, स्ट्रेट कर देता हूँ। हिस्सियात सेंसेशंस हैं, ठीक है, लेकिन एहसासात फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो हिस्सियात और सेंसेशंस में जो फ़र्क है, यानी आप ये सादा के ये कह सकते हैं कि जो हिस्सियात हैं, हाँ, वो सेंसर्स हैं। जी, वो सिर्फ आपको डाटा पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल। जो आपकी हिस्सियात हैं वो उस पर फैसला करती हैं, फीलिंग वो बनाती हैं। बिल्कुल। यानी ऐन मुमकिन है
कि आपके सेंसर्स और मेरे सेंसर जो हैं वो एक जैसा पैगाम दें, लेकिन आप उससे और नतीजा निकालें, मैं उससे और। ये बात ठीक है। तो अब जो अगला हिस्सा यानी जो अहम तरीन हिस्सा इस वक्त डिस्कस हो रहा है पूरे वर्ल्ड में मसनूई ज़हानत के हवाले से, वो अब इस तरह से नहीं है कि वो दे क्या रही है, उसका आउटपुट क्या है, आउटपुट को देखें फिर अंदाज़ा करें कि वो जो है ज़हीन है या नहीं, बल्कि अब ये देखा जा रहा है कि वो समझ क्या रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो समझना है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फीलिंग है, ये शऊर का एक ख़ास आगाज़ तो यहाँ से होता है ना। आगाज़ तो यहाँ से होता है। तो क्या जैसे हम सुर्ख रंग को देख के कहते हैं कि ये सुर्ख रंग है, ये मेरा एहसास है, तो क्या उसका भी सुर्ख रंग के बारे में कोई एहसास है? तो ये जो सवाल अब आया है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग का, इसके जवाब बराबर बराबर आ रहे हैं फ़िलहाल। इवन के नोबेल प्राइज़ विनर्स एरिक श्मिथ जैसे लोग, उनकी तरफ से, एरिक श्मिथ के अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि जो ये अभी आया है VO3 गूगल वालों का वीडियो जनरेट करने वाला जो आया है, टूल आया है AI का, इसमें वो बता रहे थे कि इसके रिज़ल्ट्स को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही क्वालिया को। अच्छा, यानी वो उसने एक वीडियो वहाँ पे चलाई और उसने दिखाया कि गाड़ी गिरी है एक पानी के तालाब में, सड़क से जैसे एक्सीडेंट होता है, उसके अंदर जो पानी के कतरे उठे हैं और गाड़ी पानी के अंदर जिस तरह से डोलती रही है, उस सब के ऊपर उसने फिर वो लगाए हुए थे निशान, और उस इमेज में बता रहा था कि इसमें ये एलिमेंट समझ के बग़ैर वो नहीं बना सकती थी, अंडरस्टैंडिंग के बगैर। यानी उसने उसके साथ और वीडियोस दिखा के, वो भी AI की, बताया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये बग़ैर समझ के यानी जमा तफरीक से बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे अंदर की समझ जो है वो ज़रूरी थी। तो उसने ये तो नहीं दावा किया कि समझ आ चुकी है इसके बाद, लेकिन वो नोबेल प्राइज़ विनर है और विन भी उसने AI पे किया है नोबेल प्राइज़, तो इसलिए उसकी बात वैल्यू है। तो उसने ये कहा है कि हम अब ये गैस करना शुरू हो चुके हैं कि ये समझना शुरू हो गई है। तो समझने का तो मतलब है कि वो अगर वो यहाँ तक पहुँच गई है, और अभी देखें यानी हमारे यहाँ जो इसका एक्सपोजर है, हमारे यहाँ मेरा इल्म इस बारे में ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर ये कब से यानी इसको पहचाना जा रहा है मगरब में जिनके यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, मतलब ज़रा 2 साल 3 साल बिल्कुल। इससे ज़्यादा पहले से हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते थे, सिर्फ खबरें सुनते थे कि ऐसा हो जाएगा आ रहा है कुछ। तो अगर यहाँ पर जो इसकी उम्र 3 साल है, या वहाँ पर अगर 8 साल है या 10 साल भी है, और उसमें इसने अंडरस्टैंडिंग शुरू कर दी है, जी बिल्कुल, तो जो रफ्तार इसकी है, जी बिल्कुल, उसके हिसाब से तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल में, 5 साल में बिल्कुल ये तवक्को रखते हैं कि ये फितरी 5 साल ही बोले हैं उन्होंने, जी एरिक श्मिथ ने, अच्छा, कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लगेंगे और इसका जो है सुपर इंटेलिजेंट AI ये बन चुकी होगी। यानी सम ऑफ, उनके अल्फाज हैं, सम ऑफ ऑल ह्यूमंस इंटेलिजेंस। अच्छा, सिर्फ एक एजेंट में। असल में जो, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो असल में जो इस वक्त रुका हुआ है ना काम, जो हमें अचानक क़यामतनुमा ख़तरा नज़र आए कभी, जिससे लोग डरते हैं कि AI ने कुछ ऐसा कर दिया कि ये हम नहीं सोच सकते थे, इंसान की तबाही की बात हो रही है या ज़मीन के सियारे के ख़ात्मे की बात हो रही है, जो डराने वाली बात है, उसका इन्हिसार है एजेंशियल AI पे। ठीक है, एजेंशियल AI को अभी रोका हुआ है हुकूमतों ने और CEOs ने। ठीक है, ये जो 5-6 बड़ी AIs हैं, इनके जो CEOs हैं उन्होंने मर्जी से रोका हुआ है एजेंशियल AI को। इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। इस एजेंशियल का लफ्ज़ जो है वो एजेंट से निकला है। ठीक है, एजेंशियल AI बहुत शदीद ज़रूरत है, लेकिन अभी रोका रखा गया। क्या चीज़ है वो चीज़ ये है कि जब आप बुक करते हैं एक होटल में कमरा, तो आपको एजेंट की ज़रूरत है। ठीक, आप बुक करते हैं मतलब एक गाड़ी, जहाज़ का टिकट, तो आपको एजेंट की ज़रूरत है। तो सारे कारोबार डिमांड कर रहे हैं कि हमें एजेंशियल AI दी जाए, ठीक है, ताकि हमारे एजेंट को वो रिप्लेस करें और लोग उससे लें आर्डर, बिल्कुल, और वो बुक कर दें। लेकिन CEOs ने और हुकूमतों ने इसको ख़तरे की वजह से रोका हुआ है कि एज सुन एज वन सिंगल एजेंट AI कम्स इन द फील्ड, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और इसका इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि इट कैन गो ऑनलाइन, इट कैन पोस्ट एज एन एजेंट। यानी इस तरह देखें, फिर आपको ये बात ज़्यादा समझ आएगी। एजेंशियल AI से आप बात करें, एजेंट से बात करें। आपने बुक करना है, जहाज़ बुक करना है, आप कराची जा रहे हैं, तो वो आपसे क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लेगी।
अब क्रेडिट कार्ड का नंबर आप इसलिए देंगे कि ये एआई है, ये इंसान नहीं है जो धोखा कर फ्रॉड करे, लेकिन वो सारे लोग भी तो उससे दे रहे होंगे, बिल्कुल ठीक। और हर इदारा अलग अलग से एजेंट से ले रहा होगा। तो एजेंशियल एआई जो है वो इंसानों पे किस तरह से ओवरकम कर लेगी, और वो चूँकि एजेंट है तो वो सेपरेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उस पर कैसी कैसी पाबंदियाँ आप लगा सकते हैं, सारी नहीं लगा सकते। तो एजेंशियल एआई का जो खौफ है वो असल खौफ है कि जिस दिन एआई का एजेंट अपने मातहत सारे एजेंट्स को अपने साथ, इस टॉपिक पे एक फिल्म देखिए आई रोबोट, ठीक है, उसका थीम ये है कि, और ये थीम सच है, ये थीम आज के लिए आपके सवाल के लिए सच है। वो थीम ये है कि आज का जो एआई है वो मशीन के अंदर है, और आपके कंप्यूटर के साथ, फिर वेब के ज़रिए, तारों के ज़रिए मेरे कंप्यूटर के साथ, और फिर लाहौर और कराची और दुनिया। लेकिन उसका थीम फिल्म का ये है कि इसको यहाँ से, वो पंजाबी में कहते हैं ना, पुट के, उखेड़ के 2 पाँव पे ज़मीन पे खड़ा करना एज एजेंट, आज़ाद बंदे के तौर पर, जिसके अंदर पूरी फिर वो सुपर इंटेलिजेंट भी हो। तो उस फिल्म का थीम है, और वो आखिर में कामयाब हो जाता है, जो उसको वहाँ से तोड़ के फिर 2 पाँव पे ज़मीन पे खड़ा कर देता है। तो जिस दिन ऐसा होता है कि एजेंशियल एआई आती है, एजेंट आ जाता है, तो उस दिन सबसे पहले तो 70-80% ये ख़ुद नोबेल प्राइज़ विनर के अल्फाज हैं, प्रोग्रामर ख़त्म हो जाएंगे। जी जाहिर है, वो जो कुछ कर रहे हैं इतनी बड़ी, वो मसलन एक सीट बुक करने के लिए कम से कम आप तो एक कॉल करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कम से कम 20-25 लोग होंगे, उनकी एक लाइन होगी, बिल्कुल, जो सारे मिल के एक काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो उनको एक इस सीट की बुकिंग के लिए वो 25 लोग जो हैं वो रिप्लेस कर देगी, दूसरा उससे तो इसी तरह के बहुत सारे वो काम कर रही है एक वक्त में, और वो बहुत बेहतर करेगी ना। हाँ, बहुत हाई लेवल पे बेहतर करेगी, और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, एरर बहुत कम है, वो आपको फ़ौरन मुतबादल बताएगी। हाँ, अब ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं और उसका एडवांटेज देते हैं, वो तो उसमें हो गई नहीं उसमें तो बिल्कुल। तो ये एजेंशियल एआई की वजह से जो डर है और उनको रोका रखा गया है, अगर वो आ जाती है तो फिर वो ख़तरात मेरे ख़्याल में पेश आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ताज़ा ही, आप ट्विटर पर जाते हैं सर? नहीं, मैंने, आप ट्विटर पे नहीं जाते, तो इसलिए आपको इल्म ही नहीं है कि जो इस वक्त एआई है जिससे लोग डरते हैं, वो उसका नाम है ग्रॉक। ठीक है, GROK। जी, वो मैंने सुना है। वो ट्विटर की एआई है, और उसको इलान मस्क उसका मालिक है, उसने उसको खुला छोड़ा हुआ है। उसके ऊपर जो पाबंदियाँ बाकी एआईओ पर लगाई गई हैं अखलाकी, उसमें काफ़ी सारी पर पाबंदियाँ नहीं हैं उसकी। इलान मस्क पीछे बंद भी हो गई थी इसी वजह से, फिर उसने कुछ कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं किया। अब उस ग्राहक से पता चलता है, मैं बाकी एआई में तो पाबंदी है ना कि ये क्या कर रही है, तो वो आपको झिड़क देती है, वो आपके साथ ऐसे नहीं है जैसे चैट जीपीटी करती है। अच्छा, ये तो बहुत मुअद्दब है, ये तो बहुत मुअद्दब है। उसमें आप एक किसी गलत अच्छा वो है पॉलिटिक्स की, किसी गलत पॉलिटिशियन को, यानी जिसने सचमुच में कोई गलत काम किया हुआ है, उसको मेंशन करें और उसकी तारीफ़ करें ग्रॉक से, और कहें वो मेरा फेवरेट है, देखें वो आपके साथ क्या करती है। अच्छा, वो आपको झिड़क देगी, वो उसके सारे करप्शन सामने ले आएगी। कि इन सब की मौजूदगी में आप ये कह रहे हैं, वो सारे करप्शन लिख देगी। सो इस तरह के जो एआई सिस्टम्स आ रहे हैं, और फिर वो अगर एजेंशियल हो जाते हैं और कल को एजेंट बन जाते हैं, फिर AGI आ रही है। AGI तो बस 1 साल पर खड़ी है। चलिए, ये तो हम आगे चलेंगे उसके मुस्तकबिल की तरफ। जी। अब अपने सवाल पे वापस आते हैं। दिलचस्प बात इतनी है कि आप जितनी सुनते जाएं, हैरत ही खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, एक बात में इतनी हैरत है, कम से कम मेरे लिए या मेरे जैसे और जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, बिल्कुल उनके लिए, नए आदमी के लिए भी जो इस तरफ जिसका एक्सपोजर ज़रा कम है, बिल्कुल, तो उसी के लिए बुनियादी तौर पर हमने ये जो मौका है वो रखा है। तो हम वापस उसी पर आते हैं कि जो मसनूई ज़हानत में, यानी शुरू करने के मसनूई ज़हानत में और उसमें जो फ़र्क है वो है। तो वो आपने फरमाया कि अभी तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क था, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद ये फ़र्क नहीं रह जाएगा, या फिर भी आप समझते हैं कि कोई ना कोई नुक्ता ऐसा है कि जिसको रिप्लेस करने में बहुत देर लगेगी उसे? मेरा ख्याल है नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि 5 अच्छा, दूसरा इम्कान ये भी हो सकता है इसके साथ ही कि मुमकिन है कि अभी तक हमने अपनी ज़हानत के ही उतने नुक्ते दरियाफ्त किए हुए हों। ये दिलचस्प बात किया आपने। या अपनी ज़हानत के हमने फ़र्ज़ करें 5 निकात जो हैं वो दरियाफ्त किए हुए हैं, और हम समझें कि जब ये इस 5 को ओवरकम कर लेगी तो इसका मतलब बराबर हो जाएगी। तो जब हम उसके साथ साथ अपनी जो फितरी ज़हानत है उस पर भी काम शुरू करें, तो पता चले कि ये असल में 5 नहीं थे, ये 9 थे,
या 7 थे, तो वो 5 तो हो गए, अभी ये 2 बाकी हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलली हम यानी मुतवाज़ी तौर पर फितरी जहानत माशाल्लाह आपने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात की है और आप हैं भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक। मेरा ये ख्याल है, और मैं ये पहले से ख्याल रखता हूँ, आपकी बात से मुझे सिर्फ याद आया है कि जो मॉर्फिक रेजोनेंस है ना, उसकी वजह से ये होगा, अपना ख्याल बयान कर रहा हूँ, कि हमारी ज़हनत यकायक बहुत बढ़ जाएगी, यानी यकायक चौंका देने वाली हद तक हमारी ज़हनत बढ़ जाएगी, और ये इनकलाबी अमल हो रहा होगा। जब हम उसको, आपने बहुत अच्छा कहा कि 5% फ़र्ज़ करें हमारी ज़हनत है और 5% ही उसको पास आ गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि इक्वल हो गई? मेरा ख़्याल है कि उसके बाद जब 5% आएगी तो हमारी बहुत हाई चली जाएगी। इसकी मैं रीज़न देता हूँ आपको। हमारा जो ग्रे मटेरियल है, यानी इसको मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ, जब प्रिंटिंग प्रेस से जादू हुआ, टेक्नोलॉजी शुरू हो गई, उसी के साथ मशीनें भी आ गई। इंसान ने टेक्नोलॉजी के बाद हमेशा जंप लिया है माइंड में। जो लोग उसके साथ अटैच होते हैं, जो बच्चे उसके साथ अटैच होते हैं, उनका जो ग्रे मैटर है, अभी कहते हैं कि 10% कुल यूज़ हो रहा है और 90% यूज़ नहीं हो रहा, फिक्शनल बात है लेकिन कहा जाता है, वो जो उनका ग्रे मैटर है वो तेज़ी से और ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया, और वो उस मशीनी दौर में आ जाने के बाद उन मशीनों से आगे जाके खड़े हो गए। सारी टेक्नोलॉजी के साथ इंसान ने ऐसा किया। अभी मैं यह बात क्यों अर्ज़ करूँगा कि सैम आल्टमैन जो बानी है चैट जीपीटी की एआई का, वो बता रहा है अपनी वीडियो में कि एक टेबल पर एक रंगीन मैगज़ीन रखा हुआ है और एक बच्चा बैठा है। वो कह रहा है कि मैंने देखा एक बच्चा बैठा हुआ है, वो उस रंगीन मैगज़ीन के कवर फ़ोटो पर इस तरह से उंगली मारना चाह रहा है, टॉडलर है, 1.5 साल का बच्चा है, कि ये बटन क्लिक क्यों नहीं हो रहे। रंगीन मैगज़ीन है पुराने ज़माने का। तो सैम आल्टमैन कहता है कि जब मैंने इस मंज़र देखा तो मुझे ख़तरा ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बच्चा जो उसको टैबलेट समझ रहा है, उसने कभी मैगज़ीन देखा ही नहीं है। वो भी 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है, और वो उसके अंदर शऊर मैगज़ीन के बारे में भी ये डेवलप हो गया है कि ये तो टैबलेट है और उसके बटन दबाना चाहता है। वो कहता है मुझे उससे उम्मीद लगी कि ये जो बच्चा है जो बटन दबा रहा है उस पर, ये बच्चा उस एआई के साथ डील करेगा जो आगे आने वाली है। तो इसका ग्रे मैटर, इसको इंसान है, इसको और चीज़ें भी मिली हुई हैं जो अभी खुफिया हैं, जिनको हम कहते हैं कौन सा नॉलेज, टैसिट नॉलेज। चले मैं उस पर बात करूँगा दूसरी को, ये पोटेंशियल नॉलेज है अभी उसका अंदर जी। तो उसको उसके अंदर का अगर फ़र्ज़ करें, उसको यकदम उसका ग्रे मैटर उसको चौंका के मौजज़ाती तौर पे उसको 10% की बजाय 50% पे ले जाए, तो वो उस एआई से जो उस वक्त तक तैयार हो चुकी होगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। मगर सारे इंसान तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है उसमें जिस तरह होता है कि कुछ होंगे, कुछ ख़त्म हो जाएंगे, इवोल्यूशनरी हाँ, ज़ाहिर वो तो वो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब पहले इस मरहले पर, ये पहले सवाल जो हमारा था, उसके जवाब में जो आपने बात फरमाई है, तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि बुनियादी तौर पर जो मस्नूई ज़हानत है उसको उसी पैटर्न पे बनाया गया है, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग वाला मामला जो था या इस तरह के मामला जो न्यूरल नेटवर्क है ना, वो उसको देखकर, जैसे मशीनें जो हैं वो परिंदों को, मतलब जहाज़ परिंदे को देखकर बनाया गया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, कि मतलब वो ग्लाइड कैसे करता है, वो चलता कैसे है, उड़ता कैसे है। इसी तरह एक दफ़ा मैंने देखा था, एक उस पर आया था, ये जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो इंसान है उसको एक मशीन के तौर पर दिखाया गया, एक पूरी फैक्ट्री के तौर पर है भी कि कैसे उसके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं मुंह से, फिर कैसे वो प्रोसेस होती हैं, फिर वो कैसे दूसरे काम आने में होते, वो तो मशीनें लगी हुई हैं इंसान के अंदर, और वो जैसे ना, तो वो हैरान मेरा पूरे कारखाने की तरह उसको दिखाया। मेरा ये ख्याल है सर, ये 1998 की बात है गालिबन, मेरे एक दोस्त यूईटी लाहौर में पढ़ते थे, तो वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे कि टीवी में से, जो टीवी चल रहा है उसमें से खुशबू आए, अगर कोई टीवी में कैरेक्टर सेब काट रहा है तो जो व्यूअर्स हैं उनको सेब की खुशबू आए, अगर उसमें कोई साबुन की मशहूरी आ रही है और साबुन से कपड़े धो रहा है तो बाहर साबुन की खुशबू आए। प्रोजेक्ट उसका कामयाब नहीं हुआ, वरना ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाती है अब तक दुनिया में। लेकिन उस वक्त उसने जब ये बात की तो उसने साथ ही मुझे ये बताया कि मैं लगा रहा हूँ 19 बोतलें, ठीक है, जिनमें बेसिक स्मेल्स हैं। क्या बात। तो जब वो मैं उसको मैकेनिज़्म बना रहा हूँ कि जब वो मिक्स होकर वो रीड करेगा तो वो वाले वो पैदा करेगा, प्याज की खुशबू आ गई, फलां खुशबू,
मेरा ये ख्याल है कि उस अब ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि उस तरह की कोई चीज़ जो है ना, जब ये इसके साथ बोतलें लगा देंगे ना केमिकल्स वाली, तो सेरोटोनिन को उसमें उसका रिज़ल्ट दिखाना, या क्या कहते हैं एड्रेनलिन का या कॉर्टिज़ोल का, ये जो हमारे केमिकल्स हमारे जज्बात बना रहे हैं, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। बस सिर्फ एक मसला है, जो कॉन्शियसनेस है जिसको हम कहते हैं व्हाट डज़ इट फील लाइक, कि हम जो क्वालिया जिसको हम कहते हैं, जो कॉन्शियसनेस है, क्या ये इनर मूवी नहीं है? यानी पहले तो इस बात को समझे ना कि जब हम देख रहे होते हैं सामने, तो हमें अंदर असल में तो हमारे अंदर एक फ़िल्म चल रही होती है, सामने दीवार है, दरख्त है, लोग जा रहे हैं, तो ये इनर मूवी है बेसिकली। और अगर ये इनर मूवी है तो क्या कंप्यूटर के लिए या एआई के लिए इनर मूवी पॉसिबल होगी? क्योंकि इनर मूवी लिविंग बॉडी का या लिविंग शऊर का यूँ कहना चाहिए खासा है कि उसको दो चीज़ें देखें। इनर मूवी वाली बात अगर समझ नहीं आई आपके नाज़रीन को तो यूँ आसान कर दें। आपने एक्सटर्नली देखा एक दिमाग को एमआरआई में, उसमें न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये बैरूनी मूवी है आपके दिमाग की। अब उसी दिमाग में आप अंदर घुस जाएं और देखें, तो दूसरी तरफ से देखें तो रंग है, मारते हैं, तो ये इनर मूवी है। सो मेरा ख्याल है कि वो इनर मूवी शायद एड्रेनलिन और इनके केमिकल से भी ना चल पाए, लेकिन बहरहाल ये मेरा बहुत छोटे बंदे का ख्याल है। माहिरीन तो कह रहे हैं आराम से हो जाएगी। चलें ना, आपने बहुत अच्छी बातें कर दी। मेरे ख्याल में आगाज़ के तौर पर ये बहुत मुफीद है हमारे लिए कि हम मामले को खोलें और उस तरफ को आगे बढ़ें। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें इस बिना पर भी पसंद आई होंगी। वैसे तो ज़ाहिर है इदरीस आज़ाद साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो मैं ख़ुद महव हो जाता हूँ, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और ये बातें इतनी हैं और इतना ज़्यादा बड़ा जहान है कि हम जैसे आदमी के लिए, जो लोग उससे मुतल्लिक हैं, उनके लिए तो शायद हैरत उसमें कम हो जैसे, लेकिन मेरे जैसा आम आदमी जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, जो इस सारे मैकेनिज़्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, जिसने फ़लसफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, जिसने मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, तो वो जब इन चीज़ों को देखता है तो उसके लिए हैरत के मामला ज़्यादा हैं। तो आप में से भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो कि मेरी तरह ही हैं, तो हैरतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो आगाज़ के तौर पर हमने देखा कि मस्नूई ज़हानत में और फ़ितरी ज़हानत में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है और उसके आपस में जो इश्तराकात हैं वो क्या हैं। तो आगे चलकर जब हम कुछ और सवालात पर गुफ्तगू करेंगे इसी सीरीज़ के, तो बहुत सी बातें और भी खुलेंगी। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को अब तक की ये बातें पसंद आई होंगी।